अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फ़खर, योर केमिस्ट्री टीचर, दिलावर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ सेक्शन। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसकी डेरिवेशन है, इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग से बात करते हैं, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में हमारे पास हेडिंग आएगी गुल्डबर्ग एंड वेज इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। किसने लॉ पेश किया था, कब लॉ पेश किया था, ये आपकी हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट की, जहाँ से लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate at which substance react is directly proportional to its active mass and rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of the reacting substance। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा इसकी स्टेटमेंट है, और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये जो मैंने आपको बोल्ड करके दिखाई है, ये इसकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में कहता गया बेटा दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है एक्टिव मैस और एक होता है इनएक्टिव मैस। एक्टिव मैस से मुराद ऐसा सब्सटेंस यानी ऐसे रिएक्टेंट जो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होते हैं हमारे पास एक्टिव मैस। और जो रिएक्ट नहीं करते, जो बाकी रह जाते हैं, वो हमारे पास होते हैं इनएक्टिव मैस। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं H2+2H2, हाइड्रोजन के हम 4 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, आयोडीन के हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अब होता क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। बाकी जो 2 मॉलिक्यूल्स रह जाती हैं वो इनएक्टिव होंगे, और जो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और 2 आयोडीन के रिएक्ट करके वो हमारे पास एक्टिव मैस होंगे। इस लॉ ऑफ मैस सेक्शन में कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैस के, और उसी का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। बेटा दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई और एक प्रोडक्ट होता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जनरली एक्टिव मैस इज़ कंसिडर्ड एज मोलर कंसनट्रेशन हैविंग ए यूनिट। यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे किस चीज़ की, मोलर कंसनट्रेशन की, बस एक यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट फिर दोबारा से एक लाइन के लिए आप अलहदा से हेडिंग देंगे हैविंग ए यूनिट्स मोल डेसीमीटर पर क्यूब, फिर अलहदा से हेडिंग देंगे रिप्रेजेंटेशन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी पैराग्राफ में बेटा आपने पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की लिखनी है, दूसरी हेडिंग स्टेटमेंट की लिखेंगे, थर्ड हेडिंग मोलर कंसनट्रेशन की लिखेंगे, फोर्थ हेडिंग इसके यूनिट की, जिस यूनिट की हेडिंग लिख के इट्स यूनिट इज़ मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और लास्ट हेडिंग आप लिखेंगे एक्सप्रेशन की या रिप्रेजेंटेशन की, जिसको आप लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज इट इज़ एक्सप्रेस एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये बेटा मैंने हर हेडिंग को आपको अंडरलाइन करके बता दिया है, आपने इस तरीके से इसको लिखना है। नेक्स्ट आप इसकी एग्जांपल के ऊपर हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन की, और एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा होगा कंसिडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी। उसने दो तरह की रिएक्शन ली यानी ए और बी, उस ए और बी को हम इसने एक्सप्लेन किया है। इसकी बात हम करते हैं कि किस तरह एक्सप्लेन किया। बेटा यहाँ पर देखें ए और बी ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं, ये मिलकर बना रहे हैं एक प्रोडक्ट जिसको हम क्या कहते हैं सी एंड डी। अब ए से बी की तरफ जब मूव करेंगे तो ये हमारे पास होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जब सी से डी वापस मूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन। जी आपने दो बातें याद रखनी है, इसलिए उसके ऊपर लिखा हुआ के एफ यानी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, के आर कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन। अब ये वैल्यू सिंपल लिखी हुई है, हम इनको एक्सप्रेस कर दें किस चीज़ में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यहाँ पर नीचे एग्जांपल के नीचे एक्सप्लेन भी किया गया ए बी सी या डी आर द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ मोल डेसीमीटर पर क्यूब। इस वजह से हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं क्योंकि ये मोलर कंसनट्रेशंस हैं। अब हम क्या लेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट किसके इक्वल होता है, अभी आपको ऊपर बता दिया कि ए और बी हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए एंड बी के। जब भी कहीं भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल देखेंगे, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट इज़ इक्वल टू और कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के साथ हमने लिखा हुआ है के एफ़। इस के एफ़ से मुराद ये जो कांस्टेंट है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट होगा। इसी तरह सेम हम बात करेंगे रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, सी एंड डी के। लेकिन यहाँ पर भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लगा देंगे, कौन सा, के आर। के कांस्टेंट है और आर से मुराद ये रिवर्स का कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इज़ इक्वल टू एंड के आर आ गया। अब हमने लास्ट में डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल होता है, हमेशा रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की जगह हम वैल्यूज़ लिख देंगे के एफ़ की,
और रेट ऑफ रिवर्स की जगह हम वैल्यूज़ लिख देंगे किस चीज़ की, के आर, यानी उनके रेट जो हमने आंसर ऊपर फाइंड किया है वही वैल्यूज़ हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की जगह आ जाएगा के एफ ए एंड बी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के आर सी एंड डी। यहाँ पर अब हम करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है कि वैल्यूज़, ये जो वैल्यू है इधर डिवाइड हो जाएगी और ए और बी इधर जाके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। देखिए अब के एफ के नीचे के आर आ गया और सी एंड डी के नीचे क्या आ गया, ए एंड बी। तो ये वैल्यूज़ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ही लास्ट में बता रहा है कि जो के एफ और के आर है ये किसके इक्वल होते हैं, के सी के, और के सी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो लास्ट में हमारे पास फाइनल वैल्यू बनेगी वो के सी इज इक्वल टू सी डी ओवर ए एंड बी। इससे ये मुराद है कि जब भी आप के सी की वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट आएंगे और नीचे हमेशा हमारे पास क्या आएंगे, रिएक्टेंट आएंगे। तो जब भी कहीं भी के सी लिखेंगे तो आपने उलट करके लिखना है, प्रोडक्ट ऊपर लिखने हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखने हैं। ये है हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। इसी को उसने एक एक्सप्रेशन की शक्ल में भी शो किया, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसमें सिर्फ किस चीज़ की एडिशन की है, सारे इक्वेशन सेम है, कोई एक वर्ड भी चेंज नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग है। और आपने इसमें देखना है यहाँ पे लास्ट में उसने बता दिया एक्सप्रेशन, इसमें सिर्फ हम नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करेंगे। इसकी भी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपने यहाँ से याद करनी है। क्या स्टेटमेंट है जी, यहाँ पे लिखा हुआ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट है। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जहाँ पर बेटा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है राइज टू द नंबर ऑफ मोल्स, राइज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। इसका क्या मतलब है बेटा, इससे ये मुराद है, अगर आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा गौर से देखें, इस एग्जांपल में उसने स्टार्ट में ना ए और बी लगा दिए, यानी कैपिटल ए भी है, स्मॉल ए भी है, कैपिटल बी भी है, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये वैल्यूज़ लिखी हुई है। इससे ये मुराद है कि जो कैपिटल ए है ना ये हमारे पास मोलर कंसनट्रेशन है, लेकिन जो स्मॉल ए है ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स कोई भी हो जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से पहले लिखे जाते हैं, मतलब हम लिखते हैं 2H2, जो 2 है ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, 3H2 3 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट की लाइन है कि वो कहता है जितने भी इसके नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे वो पावर में चले जाएंगे किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अब यहाँ पर एग्जांपल हमने ए बी सी और डी के लिए। अब यहाँ पर आप देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए लिखा हुआ है कैपिटल और जो स्मॉल ए है वो उसके पावर में, बी कैपिटल, जो स्मॉल बी है वो पावर में। पावर से क्या मुराद है कि ये नंबर ऑफ़ मोल्स कहाँ चले जाएंगे, उसकी वैल्यू पावर में चली जाएगी, इस वजह से हम इसको पावर में लिखते हैं। सेम वैसे ही बात करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एंड बी के। अब ए बी वैसे का वैसे लिखते हैं, लेकिन स्मॉल ए स्मॉल बी रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, नंबर ऑफ़ मोल्स को, इस वजह से वो कहाँ पे चले गए हैं, पावर में चले गए हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट आएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू के एफ। के से मुराद कॉन्स्टेंट और एफ से मुराद फॉरवर्ड का, बाकी सारी वैल्यू सेम। इसके बाद अगर आप देखें रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन सी एंड डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और स्मॉल सी, डी और स्मॉल डी। सी और सी मोलर कंसंट्रेशन हो गया जो कैपिटल में है, और जो स्मॉल में लिखे हुए हैं ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स है जो कहाँ पे चले गए, पावर में चले गए। जब भी हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट लगा देते हैं। अब कांस्टेंट के है और यहाँ पर आर से मुराद ये कांस्टेंट किस चीज़ का होगा, रिवर्स का। वही बात आ गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। अभी हमने पीछे भी यही बात की थी, क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का यही फार्मूला है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू है उसको पहले इज इक्वल टू फॉरवर्ड के नीचे लिख दिया, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, के आर डिवाइड हो जाएगा और इधर से जो ए एंड बी की वैल्यू है इसके नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड ही यूज़ किया हुआ है, जिसमें उसने के आर को इधर नीचे लिख दिया और ए एंड बी को दूसरी तरफ लिख दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में भी हम बात कर रहे थे के एफ और के आर किसके इक्वल होते हैं, के सी के, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, के सी। जी हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। इसी तरह कोई एग्जांपल भी हम ले सकते हैं जनरल रिएक्शन के बजाय, कोई एग्जांपल, जैसे नीचे एक एग्जांपल एक्सप्लेन की है, इसको 2-3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक एग्जांपल को हम यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि उसने सेकंड वाली एग्जांपल की बात करते हैं, N2 + 3H2O एग्जांपल दी हुई है। अब ये N2 + 3H2 2NH3 बना रहे हैं, ये सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं। सारी बात वैसे करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड हमारे पास के एफ NH2। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो जो H2 है उसकी पावर क्या लिखी हुई है, 3,
इसी तरह NH3 की पावर क्या लिखी हुई है 2। ये पावर है, ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं जो कहाँ पे चले गए, राइज टू द पावर। जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। इस वजह से ये नंबर ऑफ़ मोल्स पावर में लिखे। देखिए यहाँ पर 3H2 लिखा हुआ था ना, तो 3 कहाँ चला गया, H के पावर में। इधर 2NH3 लिखा हुआ था, 2 कहाँ पे चला गया, पावर में। तो ये भी हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। इसको डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देखें तो यहाँ पर 2 है, 2 देखें यहाँ पर पावर में आ गया और किसी के साथ कोई वैल्यू नहीं है। याद रखें N2O2 लिखा हुआ है, ये N नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है। जो इससे पहले वैल्यू लिखी होगी ना वो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, जो बाद में लिखी होगी वो नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं, वो उसी के नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब जहाँ पर हमारे पास 3H2 है, यहाँ पर हमारे पास 2NH3 है, जो दोनों पावर में चले गए। अगर आप यहाँ पर देखें तो NH3 की पावर 2 लिखा हुआ है और H2 की पावर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 3। ये नंबर ऑफ़ मोल्स, ये हमारे पास केसिंग आंसर है। सिंपल सा आंसर होता है। आपने इसको अपनी वर्डिंग में जो भी आपको रिएक्शन दिया होगा आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं आसानी से। थैंक यू बेटा, आज का हमारा टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।